मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। देखो, अपने घर की बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। बाज दफा मैं दिल पे पत्थर रख के शेयर कर रहा होता हूँ, दिल पे पत्थर रख के मोटी। जैसे मैंने अपने बच्चों के जो व्लॉग बना के डाले हैं ना, ये मुझे कोई जहनी तौर पर इसमें इत्मीनान नहीं था। अपने बच्चों को इस तरह से इंसान एक्सपोज नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि जो फैमिली प्लानिंग वालों ने उल्लू बनाया हुआ है ना कि बच्चे ज्यादा तो टेंशन, ये बताने के लिए कि बच्चे ज्यादा होने से टेंशन रिलीज होती है, खत्म होती है। समझते हो क्या नहीं समझते? बच्चे तो घर की रौनक हैं, तो इसलिए 2-4 बच्चे हमने दिखा दिए कि अभी तो 2-4 कंपनी की मशहूरी के लिए दिखाएं। पूरे दिखा दे तो आप नजर लगाओगे। समझते नहीं हो बात को, मेरा ख्याल है। एक ने लिखा हुआ था कि 16 बच्चे 15.16 पैदा कर दिए, पाकिस्तान के लिए एक अजाब खड़ा कर दिया आबादी बढ़ा के। इस पर मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, ताकि ये सास बहू को तो निपटाए ना। पहले ये पकड़ के रखना गिच्छी। ये मैं बात करूंगा कि हमने पाकिस्तान में गुर्बत में कितना इजाफा किया 15.16 पैदा करके। पैदा तो 15 हुए हैं, पौना तो अभी हुआ भी नहीं पूरा। अच्छा खैर, एक लिखा है इस मौलवी को शादियों के अलावा कुछ भी नहीं आता। आ रहे हैं अभी इस टॉपिक पर इंशाल्लाह। वो मेरा 4 शादियों वाला चला है ना, तो बड़े कुछ लोगों के फूल आ रहे हैं, मुबारकबादें आ रही हैं। एक ने 4 शेरनी और एक शेर की तस्वीर बना के भेजी, वाह वाह वाह। कुछ अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ तंज कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं इसको इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, कुछ कह रहे हैं आबादी मुल्क की गुर्बत देखो। और ये शादियों पे शादियां करके स्पीड बढ़ाई हुई है इन्होंने। पहले ही पेट्रोल महंगा है, इन बच्चे के पैदा होने से और क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। यानी उनका कहना यह था कि अभी जो 5 रुपए बढ़ा है ना, वो मेरे 15वें की वजह से बढ़ा है। अच्छा खैर, अभी हम इस पे बात करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इन लोगों को इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। वो मैं इश्काल का जवाब दे रहा था। 3-4 किस्म के इश्काल हो रहे हैं ना मेरे ऊपर कि मुफ्ती साहब जो हैं, ये मैंने कहा था ब्रेक के बाद मिलते हैं, कि मुफ्ती साहब जो हैं, और ये बहुत लोग कर चुके हैं इश्काल, बहुत ज़्यादा कमेंट्स इस तरह, ख़ासतौर पे गैर मुस्लिमों की तरफ से तो बहुत आते हैं कि एक तरफ महंगाई और गुर्बत को देखो, उस दूसरी तरफ ये मौलवी लोग क्या कर रहे हैं, 16 बच्चे पैदा कर रहे हैं। इनकी स्पीड देखो। एक बात खूब अच्छी तरह समझ लें, इस पर तो मैं बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ कि आबादी बढ़ने से महंगाई नहीं बढ़ती है, बल्कि महंगाई कम होती है। उसकी क्या दलील है वो मैं अभी मुख्तसरन दोबारा बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक इश्काल का जवाब मैं दे देता हूँ। इश्काल नहीं बल्कि एक हकीकत वाज़े कर देता हूं कि 4 शादियों से आबादी बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है। समझ रहे हो? हमारे 16 बच्चे अगर हो गए ना, ये मेरे अगर ना होते तो ये और ज्यादा आबादी बढ़ जाती, इसका खतरा था। आबादी मर्द से नहीं बढ़ती, औरत से बढ़ती है। कि फीकस औरत कितने बच्चे जन रही है किसी कंट्री में, समझ रहे हैं? एक औरत के कितने बच्चे किसी भी कंट्री में, एक औरत कितने बच्चे जनती है। मिसाल के तौर पर 50 लाख औरतें हैं किसी कंट्री में, 50 लाख औरतें हैं, और हर औरत के 4 बच्चे हो रहे हैं, तो आबादी का रेशो 4 गुना बढ़ जाएगा। मर्द चाहे 4 शादियां करे चाहे 2 शादियां करें, ठीक है ना? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? अब ये 50 लाख औरतें जब किसी मर्द की इकलौती बीवी बनेंगी, इकलौती बीवी बनेंगी, तो इन 50 लाख औरतों में बच्चे पैदा होने का रेशो बढ़ने का चांस है, कम होने का चांस नहीं है। क्योंकि हर मर्द को औलाद चाहिए, हर मर्द को क्या है, औलाद चाहिए, और उसको नस्ल रोकने के लिए आर्टिफिशियल तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे। भाई, नस्ल रोकने का नेचुरल तरीका क्या है कि आप बीवी के पास ना जाएं, एक को कुछ वक्त के लिए छोड़ के आप दूसरी के पास जाना शुरू हो जाए जहां औलाद नहीं है, लेकिन जहां हो गई है वहां फिलहाल ना जाएं। यही होगा ना? जब कोई औरत किसी मर्द की इकलौती बीवी बनती है तो नस्ल रोकना भी मुश्किल है उसके लिए, और उस औरत में औलाद बढ़ने का चांस ज्यादा है। तो ये 50 लाख औरतें इकलौती बीवी बन जाएं एक एक मर्द की, तो ये हर औरत, इसका इम्कान है कि 4 बच्चों से इसका रेशो क्या हो जाएगा, मैं 4 की मिसाल दे रहा हूं 16 पे, ताकि 4 डिवाइड हो जाएं। इसलिए 4 बच्चों की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं, वरना फैमिली प्लानिंग वालों को तो 2 बच्चों से ज्यादा मिसाल भी अच्छी नहीं लगती, हकीकत कहां से अच्छी लगेगी। लेकिन यही 50 लाख औरतों में से 4 औरतें एक मर्द की बीवी बन जाएं, अब इनमें 16 का इम्कान बढ़ने के बजाय कम हो जाएगा।
फी औरत अब 4 बमुश्किल होगा। वजह उसकी ये कि मर्द को जब एक बीवी से औलाद मिलेगी, दूसरी बीवी से औलाद हो गई ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, एक हो गई तो भी ठीक है, 2 हो गई तो भी क्या है, ठीक है। फिर अगर वो नस्ल रोकना चाहेगा तो उसके पास दूसरा ऑप्शन भी है, कुछ वक्त इसके पास जाना छोड़ देगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? या नहीं भी छोड़े तो भी मर्द को फिर ज्यादा दिलचस्पी औलाद में रहती नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो इस बीवी की औलाद, उस बीवी की, वो तो है तो सब इसकी ना। तो फीकस औरत में बच्चा पैदा करने का जो रेशो है वो बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस मर्द की तो नस्ल बढ़ेगी, उस मर्द की नस्ल बढ़ेगी, कंट्री की का ग्रोथ रेशो नहीं बढ़ेगा। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? नहीं, मैंने तो मंगवाई नहीं चाय, अभी रखे हैं, खाना खाना है, चाय पीऊंगा भूख उड़ जाएगी। तो खूब समझ लो, मर्द का जो ग्रोथ रेशो है ना, जो उस मर्द की अपनी औलाद का ग्रोथ रेशो तो बढ़ेगा, कंट्री का ग्रोथ रेशो नहीं बढ़ेगा। जो देखो, एक मर्द ने 4 औरतों से निकाह किया हुआ है, ये ना करता तो कोई दूसरे करते ना, तो फी औरत फिर भी तो 4-5 बच्चे हो जाते ना उसके। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो 16 तो फिर भी होने थे, बल्कि हो सकता है ज्यादा ही हो जाते। तो 4 शादियां करने से कंट्री का ग्रोथ रेशो कभी भी नहीं बढ़ता, उस मर्द की आबादी बढ़ जाती है, उस मर्द का खानदान बढ़ जाता है जो 4 शादियां कर रहा है। समझते हो कि नहीं समझते? नहीं आई समझ में मेरा ख्याल है। इसके लिए 4 शादियां करना जरूरी है, उसके बाद ये चीजें समझ में आएंगी। तो इसलिए 4 शादियों वाले पे ये इल्जाम लगाना कि ये इसने 16 बच्चे पैदा कर दिए, 20 बच्चे पैदा करके मुल्क की आबादी बढ़ा दिया, मुल्क की आबादी जरा भी नहीं बढ़ाई। वो नहीं करता तो वो तो वैसे ही, बल्कि ज्यादा बच्चे पैदा होने का चांस था। इसने अपने खानदान को बढ़ाया है। देखो, इस्लाम ने हमें हुक्म दिया कि तुम ईसाई या यहूदी औरत से भी शादी कर सकते हो। हुक्म दिया कि नहीं दिया? कर सकते हो। इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत क्या है कि उस यहूदी या ईसाई औरत ने बच्चा तो पैदा करना है, बच्चा तो पैदा आपसे नहीं करेगी, ईसाई से कर लेगी, यहूदी से कर लेगी, गैर मुस्लिम से कर लेगी, तो ग्रोथ रेशो तो फिर भी बढ़ेगा आबादी का। इस्लाम कहते हैं आबादी तो बढ़े, लेकिन आपकी बढ़े ना, उनकी क्यों बढ़ रही है? अबे नहीं आ रहा समझ में? तो जमीन पे तो फिर भी बोझ नहीं बनेंगे वो। जमीन पे तो जो बच्चा पैदा हो गया, अगर वो बोझ है, अव्वल तो बच्चा जमीन पे बोझ बनता नहीं है, लेकिन इस फलसफे को हम थोड़ी देर के लिए दुरुस्त मान लेते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है जमीन पे बोझ बन रहा है। तो भाई आपने ईसाई से शादी नहीं की तो क्या बच्चा नहीं पैदा होगा उसके? बच्चा तो यहूदी से पैदा हो जाएगा, ईसाई से पैदा हो जाएगा। बोझ तो अगर आप मान लेते हैं कि बच्चा बोझ बनता है तो बोझ तो फिर भी बनेगा। तो इस्लाम कहते हैं जिन बच्चों ने पैदा होना है औरतों के बतन से, वो तो होने हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके पैदा हो जाएं। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है। और आसान मिसाल दे देता हूं। देखो, 4 जमीनें हैं जिससे पैदावार बढ़ेगी। आप उस जमीन में बीज डालो, आप उस जमीन में खाद डालो, आप उस जमीन को मेंटेन रखो, तो वो सारी पैदावार किसके कब्जे में आएगी? बोलो, आपके कब्जे में। आप नहीं करोगे तो क्या किसान दुनिया में और नहीं है जो जमीन से पैदावार उगाएं? क्या ख्याल है भाई? तो पैदावार, आलू, प्याज, टमाटर तो उतने ही रेशो से पैदा होंगे। आप नहीं मेहनत करोगे जमीन पे तो आपकी पैदावार नहीं बढ़ेगी, दूसरे की बढ़ जाएगी। तो जमीन में जितने टमाटर पैदा होने हैं, जितने केले पैदा होने, वो तो होंगे। रेशो जब खत्म होगा आबादी का, जब कोई भी ये काम ना करे, हड़ताल करके बैठ जाए। और आसान मिसाल, 4 दुकानें हैं, उनसे 50-50 हजार रुपए किराया आता है, तो 4 दुकानों का किराया कितना हो गया? 2 लाख। ठीक है ना? पैसा पैदा जनरेट कर रही हैं वो दुकानें, 2 लाख हो गया ना? तो 4 दुकानों से जो किराया पैदा हो रहा है वो कितना हो रहा है? 2 लाख रुपए। आपने कहा इतना पैसा सही नहीं है अभी, यानी हम इकोनॉमिकली को जरूर से ज्यादा ना तरक्की कर जाएं। आपने वो दुकानें लोगों को देना शुरू कर दी, भाई मैं नहीं ये दुकान रखता। तो क्या मतलब? वो दुकानें पैसा जनरेट नहीं करेंगी? वो फिर भी 2 लाख ही जनरेट करेंगी, लेकिन वो 2 लाख आपकी जेब में नहीं जाएगा, किसी और की जेब में जाएगा वो। तो इसी तरह मेरे भाई, औरत से आप शादी करो या ना करो, बच्चे उसने उतने ही पैदा करने हैं जितने उसने करने हैं, जितने उसको चाहिए। आपके शादी करने से ये होगा कि वो बच्चे आपकी तरफ मंसूब हो जाएंगे। समझता है कि नहीं समझता है बात को? तो इस्लाम ने भी यहूदी औरत, ईसाई औरत से निकाह की इजाजत दी कि ग्रोथ रेशो तो उतना ही रहेगा, आप शादी करो या ना करो, लेकिन फायदा ये होगा कि वो जो ग्रोथ होगी बच्चों की, वो आपकी तरफ निस्बत हो जाएगी, उसकी तरबियत आप करोगे, वो कल बुढ़ापे में आपके काम आएगी। तो जो ये चाहता है कि बच्चे पैदा हो लेकिन वो मेरी तरफ मंसूब हो ताकि मेरी खिदमत करें, वो
تو वही शादियां भी ज्यादा करेगा, वो दुकानें भी 4 रखेगा, वो जमीनें भी 4 रखेगा, और जो कहेगा कि नहीं जी ग्रोथ रेशो कम हो जाए लिहाजा मैं एक बीवी रखूंगा, तो वो बेवकूफ होने की बहुत बड़ी दलील है। उससे कहेंगे ग्रोथ रेशो इससे कम नहीं होने वाला, होगा ये कि इससे जो औलाद पैदा होनी थी अब तुम्हारे के बजाय किसी और की औलाद पैदा होगी। ये जो 4 दुकानें सोर्स ऑफ इनकम थी तुम्हारा, अब तुम अगर इसको छोड़ दोगे तो दूसरा कब्जा कर लेगा इस पे, वो इससे 50,000 रुपए मंथली कमाएगा, तो नोट दी उतनी ही छापेगी, जमीन उतनी ही पैदावार टमाटर पैदा करेगी, क्योंकि आप छोड़ोगे तो दूसरा उसको इख्तियार करेगा ना। औरत ने तन्हा थोड़ी रहना है, उसको तो औलाद चाहिए ना। आप औलाद पैदा नहीं करवाओगे, वो कहीं और निकाह करके उससे औलाद पैदा कर लेगी वो। तो इसलिए 4 शादियों में जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं ना, 16 बच्चे पैदा करके मुल्क पे बोझ बन दिया, ये बेवकूफ होने की इनकी क्या है दलील है कि हम नहीं भी करते। तो 4 औरतों से कोई भी मर्द अगर 4 शादियां करते हैं, उनके अगर 16 होने हैं तो वो कोई और करेगा तो 16 हो जाएंगे। 4 अलग अलग आदमी करेंगे तो भी कितने होंगे? 16 ही होंगे। वो ग्रोथ रेशो मर्द से नहीं बढ़ता, किससे बढ़ता है? फीकस औरत कितने बच्चे जन रही है। खोपड़ी शरीफ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो एक साहब ने कुछ दिन पहले, वो फेसबुक पे अभी 1 दिन पहले एक पोस्ट चलाई है कि मुफ्ती साहब हम तो सिर्फ गैस बिजली के बिल के लिए, ठीक है ना, जिंदगी तो आप गुजार रहे हो। उनका कहना ये था, बातें समझ लो अभी जवानी में क्या करो, बातें समझ लो, बुढ़ापे में फिर समझ में आ जाएगी। बुढ़ापे में इंसान बिचौर हो जाता है, लेकिन वही बात हो जाएगी कि एक आदमी को बादाम बहुत अच्छे लगते थे, बादाम खरीदने के पैसे नहीं थे, जिंदगी हसरत में गुजरी, फिर जब पैसे आए तो मुंह में दांत नहीं रहे, बुढ़ापा आ गया, तो बादाम सामने रखे अब खा नहीं सकता। कहता है अफसोस की बात है, जब बादाम के लिए दांत थे तो पैसे नहीं थे, अब जब पैसे आए हैं तो दांत नहीं है। ऐसा ना हो मैं आपका नजरिया बना रहा हूं, आपको अभी भी समझ में ना आए कि 16 बच्चे 18 बच्चे, मुल्क की आबादी की वाट लग रही है, मुल्क की ऐसा हो रहा है, बच्चे रहेंगे कहाँ वगैरह वगैरह, और जब आपके बुढ़ापे में ये बातें समझ में आए तो समझ में आने का आपको कोई फायदा ना हो। समझ में आई बात? अब दूसरी बात ये कि आबादी बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, ये फलसफा ही गलत है। अच्छा, लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब की इस टॉपिक पे रिसर्च नहीं है, इस टॉपिक पे मुफ्ती साहब की, देखो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च होती है वो ज्यादा बेहतर होती है, ये यूरोप की यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हो वो ज्यादा बेहतर होती है। बोलता क्यों नहीं? यूरोप की, मैं यूरोप की यूनिवर्सिटियों की रिसर्च आपको बता रहा हूँ, आपके हवाला दें, हवाला मैं कैमरे में दे चुका हूँ। एक दफा मैंने 4-5 साल पहले पूरा बयान रिकॉर्ड करवाया था, और ये जर्मनी से दोस्त आए हुए हैं ना, इनकी जर्मनी की एक बड़ी यूनिवर्सिटी, अभी मेरे जहन से नाम निकल गया, 4-5 साल पुरानी बात, उस यूनिवर्सिटी की किताबों के हवाले दिए थे। समझते हो कि नहीं समझते कि आबादी का बढ़ना इसकी दलील है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है। ये वंस अपॉन अ टाइम ये फलसफा पेश किया जाता था कि मुल्क की तरक्की में 3 चीजें कार फरमाएं। एक, वसाइल की कसरत, नंबर 2, उन वसाइल को बरोएकार लाने वाले बाजू या मेहनत, और तीसरी, आपके एक्सपेंसेस कम हो। ये वंस अपॉन अ टाइम है ये फलसफा। अब जो वसाइल वाला जो उनसर था ना, उसको निकाल दिया गया है। अब तरक्की के लिए सिर्फ और सिर्फ उन वसाइल को बरोएकार लाने वाले अफराद कितने हैं आपके पास, और एक्सपेंसेस आपके कम हो, ये 2 चीजें रह गई हैं। अगर आपके पास अफराद ज्यादा हैं, उन अफराद के मुकाबले में खर्चे कम हैं, तो वसाइल को नहीं देखा जाएगा, तो आपकी तरक्की कम होने के बजाय बढ़ेगी। आप वजह उसकी है कि वसाइल एक ऐसी चीज है जिस पे साइंस ने रिसर्च करके ये साबित कर लिया है कि इसके बारे में कोई नजरिया कायम करना कि आपके मुल्क के पास वसाइल कितने, ये पॉसिबल ही नहीं है। इतनी चेंजिंग इसमें आ रही है ना, इतनी तेजी से चेंजिंग आ रही है। जब पेट्रोल दरियाफ्त नहीं हुआ था उस वक्त लोग कहते थे आबादी बढ़ेगी तो हमारे लिए सोसाइटी में सर्वाइव करना मुमकिन नहीं रहेगा। थोड़े दिनों में जमीन से तेल निकलना शुरू हो गया, ये दनादन जहाज, और वो बहुत सर्वाइव करना मुश्किल के बजाय क्या हो गया, आसान हो गया। फिर जब बिजली आई तो भाई बिजली के यूनिट बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ेगी तो ये बिजली कहां से पूरी करेंगे, इतना पानी नहीं है। पता ये चला कि जी सूरज को भी एनर्जी में, उसकी रोशनी को एनर्जी में, वो भी एक बेहतरीन एनर्जी है, उससे बिजली बनाई जा सकती है। तो ये पूरी रिसर्च हुई है यूरोप की यूनिवर्सिटियों में। इतनी तेजी से जमीन चेंज हो रही है कि वसाइल के बढ़ने की रफ्तार, आबादी अगर आप 6 गुना भी बढ़ा दो तो वसाइल के बढ़ने की रफ्तार 20 गुना है।
اور اس میں یہ ملٹیپلائی ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی یہ ڈبل نہیں ہو رہی, یہ ڈبل سے ڈبل, ڈبل سے ڈبل, اس طرح سے ہوتی چلی جا رہی ہے وسائل کی اسپیڈ بڑھنے کی. لہذا اب جو دنیا میں فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے نا, جو ترقی یافتہ یونیورسٹیاں ہیں وہاں یہ پڑھایا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس جوان زیادہ ہوں گے تو یہ بھی ترقی کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے, کیونکہ کمانے والے زیادہ ہیں, کھانے والے کم ہیں. اگر آپ نے گروتھ ریشو روک دیا تو کمانے والے اور کھانے والوں کی تعداد برابر ہو جائے گی. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. اور اگر آپ کا گروتھ ریشو مزید کم ہو گیا تو کھانے والے زیادہ اور کمانے والے کم ہو جائیں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو کمانے والے بازو چاہیے, وہ جب جتنا بچوں کا ریشو بڑھے گا اس حساب سے بوڑھوں کا کم ہوگا, جوانوں کا زیادہ ہوگا, تو ملک ترقی کرے گا. آپ کہہ سکتے ہیں پھر ان ملکوں میں کیوں ترقی زیادہ ہے جن میں آبادی کم ہے, اور ہمارے ہاں اتنی آبادی ہے تو ہم ترقی یافتہ کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ترقی کا صرف یہ ایک ذریعہ نہیں ہے, 20 اور بھی ذرائع ہیں. صرف یہ ایک ذریعہ نہیں ہے, 20 اور بھی ذرائع ہیں. تو انہوں نے وہ تمام 20 ذرائع استعمال کیے, یہ آبادی والا انہوں نے نہیں کیا, کیونکہ وہ بھی پاگل تھے. 100 سال پہلے جو انہوں نے رپورٹیں پیش کی تھی وہ خود ان کے حساب سے غلط ثابت ہو گئی, اور ان کا احساس ہو گیا کہ ہم پاگل تھے, یہ ہم نے کیا کیا ہے. تبھی وہ اپنے ملکوں میں جوانوں کا ریشو کیا کر رہے ہیں. اب ان کی قوم تو ناروے میں 20 لاکھ روپے ملتا ہے ایک بچہ پیدا کرنے پر. جاپان پاگل ہو گیا, بچے کہہ رہا ہے پیدا کرو بھائی. چائنا نے بھی اب ایک بچے والی پالیسی ختم کر کے 2 پہ آگے آئے. لیکن چائنا کو جب پالیسی بنائی نا چائنا نے کہ اب گروتھ ریشو تھوڑا بڑھاؤ, تو چائنا کو یہ پتا چلا کہ اب قوم بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور چائنا کا باپ تھوڑے دنوں میں, چند سالوں میں وہ حشر ہونے والا ہے جو جاپان کا حشر ہو چکا ہے. بڈھوں سے بھرا ہوا ملک. جاپان کس سے بھرا ہوا ملک ہے؟ بڈھوں سے. دوسرے لوگ ان کے کنٹری پہ قابض ہو رہے ہیں. آپ کے افغانی, آپ کے پشاور کے, آپ کے کوئٹہ کے لوگ جا کے جاپانیوں کی تجارت پہ کیا کر رہے ہیں؟ قبضہ کر رہے ہیں, صرف گروتھ ریشو کی وجہ سے. جب آپ کا گروتھ ریشو بڑھتا ہے دنیا پہ آپ قابض ہوتے ہو, اور جو وسائل جن کے ہاتھ میں تھے نا ان کے وسائل اپنے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب تو یہ ایسی خبریں آنا شروع ہو رہی ہیں, یورپ مسلمان, لندن میں, یورپ میں جو ہے نا اسمبلی میں بندہ مسلمان بیٹھا ہوا ہے, اور UK کی اسمبلی میں مسلمان پہنچے ہوئے ہیں. تو کیا انہوں نے خوشی سے بھرتی کیے ہیں مسلمان؟ گروتھ ریشو ان کا گرا, ہمارا بڑا. نتیجہ کہ ہر چیز پہ کون قابض ہوتا جا رہا ہے. اور یہ یورپ کی رپورٹ ہے کہ 50 سال کے بعد مسلمانوں کا ریشو یورپ میں گوروں سے زیادہ ہوگا. تو اس کا مطلب ان کا کنٹری ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ان وسائل پہ قبضہ کس کا ہو جائے گا؟ ہمارا قبضہ ہو جائے گا. بہت دنوں بعد آپ نے کوئی اچھی بات سنی ہے. اور پاکستان پہ اگر یہ میرے 16 بچے بڑے ہو کر تجارت کرنا شروع کر دے, اور 16 تو پھر آگے بھی تو ان کی اولادیں ہوں گی, اور ابھی اللہ کا شکر ہم جوان ہیں. یہ تو 16 تو آج کی رپورٹ ہے, ابھی ہم اللہ کا شکر ہے جوان ہیں الحمدللہ. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے 32 ہو جائیں گے. کیا خیال ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ کمانے, اور یہ لبرل لوگ تو بیٹیوں کے سے بھی کمواتے ہیں, ان کے تو سورس آف انکم اور زیادہ ان کے یہاں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سب نے تجارت تو کرنی ہے. جتنے تاجر ہوں گے نا سوسائٹی میں, تو اس میں ہمارے خاندان کا ریشو کیا ہو جائے گا؟ ان تاجروں میں بڑھ جائے گا. تو جو ارننگ ہونی تھی اس میں ارننگ کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ سے امید ہے کہ ہمارے گھر کی طرف رخ کرے گا. وہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو خالی پیٹ لے کے پیدا نہیں ہوتا, وہ 2 ہاتھ اور 2 بازو کمانے کے لیے, اور ایک عدد کھوپڑی بھی وہ بھی لے کے پیدا ہوتا ہے. تو آبادی بڑھنے سے جب ملک تنزل کی طرف جائے گا, جب آپ کے پاس وسائل کم ہو رہے ہوں. تو وسائل کم نہیں ہو رہے ہیں, وسائل کو استعمال کرنے والے بازو اگر کم کر دیے نا تو بیڑا غرق ہوئے. وسائل کہاں کم ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ جی پانی اتنا نکل رہا ہے اور گیس ہماری ختم ہو رہی ہے. تو گیس ہماری ختم نہیں ہو رہی, ہمارے حکمران نکال نہیں رہے ہیں گیس, ان کی اپنی گیس نکلی ہوئی ہے. آبادی زیادہ ہوگی تو ہم ان پہ دباؤ بھی ڈال سکتے ہیں کہ بھائی گیس نکالو, ہمیں رات کو چولہا ہی نہیں جل رہا نا, رات کو چولہا ہی نہیں جل رہا, گیس ہی نہیں آ رہی. لیکن کیا مطلب؟ اب لوگوں نے کھانا پکانا چھوڑ دیا ہے. LPG کے سلنڈر استعمال ہو رہے ہیں لوگوں کے یہاں, LPG کے سلنڈر استعمال ہو رہے ہیں. اور پھر بھی اگر یہ غربت ہے تو اس کے وجہ آبادی نہیں ہے, اس کے وجہ حکمرانوں کی نااہلی ہے. کہ تمہارے پاس بلوچستان میں تو سونے کی کانیں دبی ہوئی ہیں, کوئلے اتنے دبے ہوئے ہیں 2-2 سال تک فری بجلی ملے آپ کو. یہ نالائق جو ہم پہ مسلط ہیں یہ نہیں کچھ کرنے دیتے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں ہمارے حکمرانوں کا بھی اتنا قصور نہیں ہے, ساری الزام ان پہ نہ لگایا کرو. بین الاقوامی قوتیں اور طاقتیں
وہ ہمارے حکمرانوں کو وسائل استعمال کرنے بھی نہیں, ان پہ بہت زیادہ دباؤ ہے, اس لیے سارا نزلہ اپنے حکمرانوں پہ بھی نہ, ان میں بہت سے اچھے بھی ہیں, کام کرنے نہیں دیا جاتا. تو وہ قوتیں اور طاقتیں جو ہمیں بار بار فنڈ دے رہی ہیں کہ تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں بچے کم کرو, تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں بچے کم کرو, تو ان سے جب کہا جاتا ہے بلوچستان میں اتنا سونا, بلوچستان میں اتنا کوئلہ, اور سندھ میں بھی گیس دریافت ہوئی ہے, اور پنجاب کی جو زمین جو سونا اگل رہی ہے وہ تو کیا کچھ نہیں اگل رہی, اور کے پی کے میں کتنے قیمتی پتھر ہیں اور کتنے کچھ وسائل ہیں کے پی کے میں. تو جب ہم ان سے کہتے ہیں اتنے وسائل ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کو استعمال نہ کرو, ان کو استعمال نہ کرو, بچے روکو. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ہمارے بڑھ نہیں رہے ہیں, ان کے بڑھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے وسائل پہ یہ قابض ہو رہے ہیں. ہماری اسمبلیوں میں مسلمان آ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے جاپان کا جو وزیر اعظم بنے گا تھوڑے دن کے بعد, 20-25 سال کے بعد, آپ کو لگے گا کہ اس کا نام ہوگا چنگ پونگ اچکزئی. آدھا جاپانی ہوگا, آدھا کوئٹہ کا ہوگا, یہ آئے گا جب. اور یہ آپ مذاق کر سمجھ رہے ہیں اس کو؟ میرے مرنے کے بعد جو میرا بیان سنے گا نا, ہم ہو سکتا ہے دنیا سے جا چکے ہیں اس وقت, سے پہلے بول دیا تھا, تو آپ دیکھ لینا ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ چین کا صدر ہوگا, کوئی اچھا سا نام بتاؤ یار, جناب چودھری چنگ پونگ, چودھری شیانگ شیانگ ہے نہیں, کوئی پنجاب کا کوئی اچھا سا بتاؤ نا, شنگ شانگ بٹ, کچھ بھی لگا دو پنجاب میں جو مشہور قوم ہے. راجپوت, اس کی پروننسیشن چینج ہو چکی ہوگی, رانجپوت کر دیں گے اس کو, تھوڑا سا نون کا سائلنٹ. اور یہ ہو رہا ہے, یہ آپ مذاق نہ سمجھے اس کو. جو ریڈ لوگ ہیں نا, لال لوگ, اٹلی میں تو میں جب گیا ہوں نا تو میں نے بہت, وہاں اٹلی کے جو ایک شاپنگ مال تھا اس میں میں نے کوشش کی کہ جوان لوگوں کو میں تلاش کروں. زیادہ تر ایجڈ ہی نظر آ رہے تھے مجھے. سب جگہ ایسا نہیں ہوتا, بہت جگہوں پہ جوان بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں ایسا کوئی مال آپ کو نظر نہیں آئے گا جس میں بوڑھے ہی بوڑھے ہوں. ایسا کوئی بھی مال نہیں. ان کے پاس مال ایسے ہیں جس میں بوڑھے ہی بوڑھے ہیں. تو مجھے عجیب لگا کہ ہمارے یہاں جب بوڑھے ہوتے ہیں تو بیٹے بھی ہوتے ہیں, بہویں بھی ہوتی ہیں, پوتے بھی ہوتے ہیں, اور نواسے بھی, نواسیاں بھی, تو یہ ان کا بھی تو کچھ نظر آئے نا. تو ایک واکر میں ایک بچہ نظر آیا, ایک بوڑھا آدمی ایک بچے کو لے کے گھوم رہا ہے. میں نے کہا یار, قریب گیا تو پتا چلا وہ بنگلہ دیش کے تھے. وہ جو بوڑھے صاحب تھے نا وہ بنگلہ دیش کے تھے, اور وہ اپنے بنگلہ دیش کے بچے کو لے کے گھوم رہے تھے. اور پھر میں نے وہاں سرچ کیا کہ بنگلہ دیش والوں کا یہاں گروتھ ریشو کتنا ہے, تو ایک بنگلہ دیشی زبان بولنے والے کا 6 بچے 7 بچے نارمل تھے, اور اٹلی کے جو مقامی لوگ تھے ان کا 1 بچہ. اب جو بنگلہ دیشی وہاں آباد ہوئے بہت بڑی تعداد ہے, ان کے 6 7 بچے, اور گوروں کا 1 بچہ. تو آپ بتاؤ 20-30 سال میں اٹلی اٹلنگا دیش بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بتاؤ نا, اٹلی کیا بنے گا؟ اٹلنگا دیش. تو یہ تکلیف ہے ان ملکوں کو کہ ہماری بڑھ نہیں رہی اور ان کی کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے, جس سے ہمارے وسائل کس کے قبضے میں جائیں گے؟ ان کے پاس جائیں گے. تو آپ کے پاس غربت کی پہلی بہت ساری چیزیں تھیں, آپ کے پاس ایک پازیٹیو چیز تھی کہ آبادی آپ کے پاس اچھی ہے. آپ نے اس کو بھی اگر گرا دیا تو بالکل بیڑا غرق ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہو؟ بالکل کیا ہو جائے گا؟ جو رہی صحیح قوت ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ کا ڈیفنس سب سے زیادہ متاثر ہوگا اس سے. بارڈر محفوظ نہیں, آپ کے پاس اتنے افراد ہی نہیں ہوں گے آرمی میں بھرتی کرنے کے لیے, آپ کے پاس اتنے تاجر نہیں ہوں گے فیکٹریاں چلانے کے لیے, آپ کے پاس اتنے ایجوکیٹڈ. ابھی تو دیکھو ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں تعلیم ہے ہی نہیں, پھر بھی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ اتنے نالائقوں میں ایک آدھ اپنی ذمہ داری پہ پڑھ کے نکل جاتا ہے. آبادی کا ریشو گرے گا نا تو وہ ایک لائق بھی نہیں پیدا ہوگا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اس لیے یہ بات کہ آبادی بڑھنے سے غربت بڑھے گی, مہنگائی بڑھے گی اور ہم اور دھکیلے, فضول قسم کی باتیں, یہ یورپ اور امریکہ ان باتوں کو مسترد کر چکا ہے اپنی یونیورسٹیوں میں. اور اس پہ میں نے پورے حوالوں کے ساتھ ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی, بیان کیا تھا 4-5 سال پہلے. آپ سرچ کریں گے تو آ جائے گا. باقی ہماری یونیورسٹی میں جو پڑھایا جاتا ہے تو ہماری ریسرچ نہیں ہے, وہ گوروں نے جو ہم کو گنتیاں سکھائی ہوئی ہیں ہمارے نقصان کے لیے, وہ گنتیاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کو ایجوکیشن کو عام کرو. اب کو ایجوکیشن کا ترقی سے آپ کو پتا ہے IMF سے آپ کو قرضہ نہیں ملتا جب تک آپ حکمرانوں سے
साबिक से भी पहले जो वजीर आजम थे उनके पास उलमा गए कि आपने पंजाब में स्कूलों में को क्यों कर दिया सबको, तो उन्होंने कहा भाई IMF ने तालीम के नाम पे कर्जा देने में ये शर्त लगाई है कि आपको एजुकेशन सिस्टम रखेंगे तो देंगे, लड़के लड़कियों के अलग अलग स्कूल नहीं होने चाहिए। अब मुझे बात बताओ कि इसका तालीम से क्या वास्ता भाई कि लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठे या अलग अलग बैठे हैं? इसका मतलब वो जब आपको कर्जा दे रहे हैं तो किसके लिए दे रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि बेहयाई फैले, तो वो क्यों चाह रहे हैं बेहयाई फैले? क्या उनको जहन्नम में जाने का शौक है? नहीं भाई, वो जन्नत जहन्नम को नहीं मानते। उनको पता है बेहयाई फैलेगी तो फैमिली सिस्टम तबाह होगा, जब फैमिली सिस्टम तबाह होगा तो ग्रोथ रेशो क्या होगा? वो खत्म होगा। तो लौट के बाद यही आती है कि वो चाहते नहीं कि आप फैलें। समझते हो कि नहीं समझते? उनको पता है ये फैले तो ये चौड़े में आ जाएंगे। फैलता है तो चौड़े में आ सकता है, नहीं फैलता तो चौड़े में और ज्यादा आ सकता है। ठीक है, चौड़े में तो पतला ज्यादा चले जाए। तो खुलासा ये निकला कि उनकी तमाम मेहनतें इस पर हैं, बेहयाई को प्रोमोट करो, खुला का जो अदालती खुला चला दिया उन्होंने गन पॉइंट पे, ये सारे काम का बुनियादी मकसद फैमिली सिस्टम को तबाह करना, और हकीकत में फैमिली सिस्टम को भी तबाह करना मकसद नहीं। उनको इससे क्या होता है कि आपकी फैमिली अच्छी है कि नहीं है, बुनियादी मकसद है ग्रोथ रेशो घटाना, आपके बच्चे कम पैदा हों। तो मेरे बयान का जितना उन पे असर होता है ना, आप पे नहीं होता। उनको पता है अभी अकेला आदमी चीख रहा है, इसलिए वो इतना ज्यादा उसको सीरियस नहीं ले रहे। उनको पता है अकेला आदमी जो ग्रोथ रेशो की बात कर रहा है और 4 शादियों की बात कर रहा है, इसलिए वो सीरियस नहीं। अगर 4-6 और इस तरह के मौलवी पैदा हो गए ना, तो फिर वो कानून साजी करेंगे कि इस तरह की तकरीरों पे पाबंदी लगाओ जो बच्चे पैदा करने की तरगीब दे तुम्हें, और ऐसे बंदों पे केस होगा, उठा के जेल में डाला जाएगा। इस कानून बनने से पहले हमें चीखने दो, चिल्लाने दो, सही है ना? वरना हम जेल में जाके फिर एक बयान रिकॉर्ड करेंगे, बोलेंगे आज के बाद, क्योंकि हमें और भी गम है ना जमाने में, खाली यही थोड़ी है। तो वो तो पूरा दबाव डाल रहे हैं, असेंबलियों से कानून पास करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ग्रोथ रेशो घटाओ।